लोग गांधी जी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करा दिया, दो मुल्क बनवा दिया, दो देश बनवा दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। गांधी जी ने भाई को भाई से अलग करवा दिया। गांधी जी के बारे में अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। लोगों का कहना यह भी है कि गांधी जी अगर नहीं होते तब भी देश आज़ाद होता। गांधी जी ने जो भी निर्णय लिए वो गलत लिए। जिस राष्ट्रपिता के बारे में, जिसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष के बारे में ऐसी बातें करना मिथ्या है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे, ऐसे समाजसेवी थे। जब भारत की राजनीति एकदम शांत पड़ी हुई थी तब उन्होंने एंट्री किया। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ और आज भी हूँ मैं। तो अब तक जितना मैंने पढ़ा है मुझे लगा कि गांधी जी कहीं गलत नहीं है। देखिए, भावनाओं के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम सीधे तर्क पे आते हैं और तर्क से शायद हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिस वक्त हमारे दादा परदादा, आप लोगों के दादा परदादा किसी जमींदार के यहाँ खेती करते थे या गुलामी करते थे या बंधुआ मजदूर थे या खेती किसानी जो भी करते थे, गांधी जी के पिता बहुत समृद्ध जमींदार थे। गांधी जी को वकालत की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजे थे। गांधी जी को इस सब में बहुत रुचि नहीं थी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो भी यहाँ के हिंदू समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग, जो भी इंडियंस और अन्य देशों के लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, अंग्रेज उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे। गांधी जी ने वहाँ पे ही आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में ही आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी की भूमिका भारत में आके नहीं बनती है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका से ही उनकी चेहरे की पहचान होने लगती है और उनका राजनीति कैरियर वहीं से शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और ये बात सत्य भी है। गांधी जी आते भारत हैं 1915 में। जब 1915 में गांधी जी आते हैं तो उस समय जितने भी यहाँ पे नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए, या जो भी तिलक जी हो गए, जितने भी नेता थे ये लोग थे। लेकिन गांधी जी के आने के बाद आंदोलन का नेतृत्व ही चेंज हो जाता है। गांधी जी जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, भारत में वो इसी आंदोलन से चमकते हैं। जब वो चंपारण में सत्याग्रह करते हैं और वहाँ पे उनको जीत मिलती है और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज उनकी बात मान लेती है, तभी वहीं से चंपारण की जनता उनको अपना राजनीतिक गुरु, चंपारण की जनता नहीं पूरे देश की जनता अपनी राजनीतिक गुरु उनको मानने लगती है और गांधी जी के अस्तित्व में आकर देश के निर्माण को और देश को आज़ाद कराने का सपना देखने लगती है। गांधी जी एक बहुत मजबूत नेता के रूप में चंपारण आंदोलन से ही उभर जाते हैं। गांधी जी अगर देखिए तो चंपारण के बाद जब आते हैं तो यहाँ पे खेड़ा करते हैं, खेड़ा आंदोलन जो होता है, फिर बारदौली आंदोलन होता है। इनको सफलता मिलती जाती है। सफलता मिलने के बाद कहा जाता है ना, जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसका उत्साह, मनोबल बढ़ता रहता है। तो गांधी जी का ये उत्साह और मनोबल वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। गांधी जी जब 1920 का असहयोग आंदोलन करते हैं, तो असहयोग आंदोलन करने के बाद उन्होंने तो एक वर्ष में आज़ादी का वो कर दिया था कि हम एक वर्ष में देश को आज़ाद करा देंगे। लेकिन जब देश की आज़ादी कराने के लिए उन्होंने देखा कि आंदोलन जगह जगह पे हो रहे हैं, उनका शुरू से था कि हम हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। वो हिंसा के खिलाफ थे, वो कहते थे अहिंसा से आंदोलन कीजिए। लेकिन आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे या तो सुने होंगे, कि गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को एक पुलिस थाने में जला के मार दिया जाता है। तो गांधी जी का निर्णय वहीं पे चेंज हो जाता है। गांधी जी देखते हैं कि अगर हम इस आंदोलन को अभी बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए और काफ़ी लोगों को इस हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे बहुत शक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ पे अपना शासन कर रही थी और लोगों को अलग अलग तरीके से विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी। तो गांधी जी इस चीज़ को जानते थे। गांधी जी इस चीज़ को भी जानते थे कि अगर ये आंदोलन हम शुरू करते हैं
तो अभी हमारे देश में जागरूकता का अभाव है, अभी हम इस आंदोलन को नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये सब देखते हुए असहयोग आंदोलन 1920 को बंद करते हैं, जिसमें से कि अगर आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोगों का तर्क भी आता है कि गांधी जी ऐसे डिसीजन ले लिए गलत है। बहुत सारे लोग उसमें, जितने भी नवयुवक थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर सब लोग इस आंदोलन में कूद जाते हैं कि अब देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने अपना आंदोलन जब 1920 में वापस लेते हैं, 1900 उसमें आंदोलन जब असहयोग आंदोलन में वापस लेते हैं, तो इन लोगों का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और लोग क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन से धीरे धीरे हटना शुरू करते हैं। गांधी जी शांत हो जाते हैं, 10 साल शांत हो जाते हैं। फिर उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। जब वो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं, तो शुरू में उनसे कोई जुड़ता नहीं। ये लोग कहते हैं कि अरे गांधी हैं, ये क्या करेंगे, कि फिर ललकार के चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद आंदोलन को वापस ले लेंगे। लेकिन लोग धीरे धीरे उस आंदोलन में भी जुड़ते हैं। फिर वही कहानी होता है, 1 साल 1.5 साल आंदोलन चलता है, उसके बाद भी गांधी जी, फिर उनके ऊपर दबाव आता है। भगत सिंह का जो लाहौर वाला केस था और बहुत सारी चीज़ पे उसमें दबाव आता है और वो आंदोलन को फिर वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी ये जो अंतराल ले रहे थे ना, ये वो देख रहे थे कि हमारे देश के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी युवा हैं, क्योंकि किसी भी देश का समाज युवा से ही सशक्त होता है। तो गांधी जी देखते थे जितने भी हमारे युवा हैं, इनका मनोबल अभी बहुत कम है, अभी देश के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को उस समय टेलीफोन और बाकी चीज़ की इतनी सुविधा नहीं थी कि लोगों को, हर लोगों को जागरूक, जैसे आज की कोई अगर चीज़ हम देखें कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो छोटा सा मैसेज पूरे देश में पहुंच जाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता था, तो उतनी समझदारी नहीं थी। तो गांधी जी उसको देखते वो भी आंदोलन बंद कर देते हैं। फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, आपने जब देखा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो गांधी जी उस आंदोलन में चढ़ बढ़ के भूमिका लेते हैं और गांधी जी सबसे पहले बता भी देते हैं कि हो सकता है कि इस आंदोलन में जितने भी नेता हैं सबको गिरफ्तार कर किया जाए और सबको जेल में डाल दिया जाए। और ऐसा होता भी है कि आंदोलन शुरू करने के 1 दिन पहले सबको, जितने भी नेता होते हैं, जवाहरलाल नेहरू और क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी, जितने भी नेता होते हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1 दिन पहले। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि इस आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं, कहते हैं कि इस आंदोलन को आप करो या मरो का नारा दे के वो शुरुआत करते हैं और लास्ट में, आखिरी में हम लोगों को जीत मिलती है। लेकिन हम ये पूरी तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का तर्क कहना है कि गांधी जी ही देश को आज़ाद कराए हैं या गांधी जी का ही देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका है। गांधी जी की भूमिका है, बहुत ज़्यादा भूमिका है, मैं भी मानता हूँ। आप लोगों को भी, सबको, अब जो भी है उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक और निर्णायक भी है कि उस समय क्या होता है कि देखते युद्ध चलता है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड चलता है, उसमें ब्रिटिश सेना जो थी कि बहुत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका जो भी आर्थिक, राजनीतिक जो भी शक्ति थी बहुत कम हो गई थी। उसकी बात कोई मानता नहीं था। भारत से भी उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने सैनिक भेजिए, लेकिन यहाँ की सरकार जो थी, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब मानने से मना कर देते हैं। और उसके बाद वो लास्ट में देश को आज़ाद करने का निर्णय देते हैं कि वहाँ से विधेयक पारित होता है कि देश को आज़ाद कर दिया जाएगा और वहाँ से देश आज़ादी के लिए हो जाता है। और वहाँ से माउंटबेटन आते हैं और अपना संविधान और जो भी यहाँ पे प्रक्रिया होती है उसको शुरू करते हैं और देश आज़ाद होता है। तो बस मेरा कहना इतना ही है कि गांधी जी को एक गलत परिप्रेक्ष्य से न देखा जाए। गांधी जी को हमारे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है और गांधी जी के बारे में कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ा जाए और सीखा जाए कि गांधी जी क्या थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। गांधी जी कभी अगर सत्ता के लालच में होते तो वो शुरू से ही, उनको बहुत बार मौका मिला सत्ता को हथियाने के, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, कभी बहुत सारे चीज़ है कि अलग अलग जो नेतृत्व करना होता है वो भी नहीं किए। तो उनका बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो नहीं किए। तो गांधी जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय रखिए और इस चीज़ को देखिए। धन्यवाद।